स्ट्रेन, बताओ भाई डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, कौन बताएगा? एनीवन? पढ़ा है, सुना है? यूनिट क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। चलिए स्ट्रेन को बेसिकली हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखेगा जरा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। इसको बेसिकली डेल्टा एल बाय एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ डेरिवेशन इसका देखते हैं, डेरिवेशन कैसे आता है। हो गया यहाँ तक? चलिए नाउ अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये साइन किसका होता है जानते हैं आप लोग? दिस इज द फिक्स्ड साइन, मतलब एक तरफ आपने इसको फिक्स कर दिया, राइट। नाउ अब इस पे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, इस पे क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स, यानी कि पुल करने की कोशिश कर रहे हो। ओरिजिनल लेंथ बॉडी की एल थी बेटा, ओरिजिनल लेंथ बॉडी की क्या थी? एल थी। नाउ यू आर अप्लाइंग द फोर्स, ऐसे पुल कर रहे हो, पुल करोगे तो ऑब्वियस है कुछ तो कुछ बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, कुछ ना कुछ पोर्शन बढ़ेगा। वो पोर्शन जो बढ़ा, लेट सपोज वो डेल्टा बढ़ गया, कितना बढ़ गया? डेल्टा बढ़ गया, या मान लो डेल्टा एल बढ़ गया, वही मतलब है, चाहे जो लिख दो इसको, ठीक है। अब यहां से यहां तक इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी बेटा, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? एल प्लस डेल होगी। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ जो होता है बेटा, चेंज इन लेंथ जो होता है वो होता है डेल्टा एल, जो कि होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय बेटा ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो फाइनल लेंथ कितना दिया है हमारा? एल प्लस डेल्टा है, एंड इनिशियल कितना है? माइनस एल डिवाइडेड बाय एल। सबको क्लियर है ये चीज? एंड चेंज इन लेंथ आपका डेल्टा एल है। नाउ कट दिस, कट दिस, सॉरी मैंने क्या लिख दिया? चेंज इन लेंथ तो यही होता है ना, रुको 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 रुको। चेंज इन लेंथ आपका क्या होता है? फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे डेल्टा एल कितना आ गया आपका? डेल्टा आ गया, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रेन का जो डेफिनेशन है उसमें अगर आप पुट करो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा बाय एल, ये आपका फाइनल डेफिनेशन आ गया। चेंज इन लेंथ याद को रखना है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होता है, ठीक है। बना लो और न्यूमेरिकल बनाओ एक, हो गया? चलिए लिखिए। A body subjected to a strain of, a body subjected to a strain of 0.08 in which change in length and original length are, in which change in length and original length are, in which change in length and original length are नहीं, in which original length are, in which original length are, change in length नहीं, in which original length are 2 meter, determine final length। इजी है, जल्दी बनाओ, आगे बढ़ते हैं। बन गया? नरेंद्र जी बन गया? नहीं, क्विंक क्या बन रहा है यार? नीचे लिख लिया, आ गया ना? 2.16। चलिए बता देता हूं भैया, छोड़ दो आप लोग, यही हाल रहा ना तो फिर निकल गया एग्जाम। चलिए ध्यान दीजिए, हियर मेंशन क्या क्या है आपका? एक तो स्ट्रेन मेंशन है, दैट इज 0.08, चेंज इन लेंथ नहीं गिवन है, इट इज नॉट गिवन टू अस, ओरिजिनल लेंथ इज गिवन टू अस, दैट इज 2 मीटर, राइट। वी नीड टू फाइंड फाइनल लेंथ, हमें फाइनल लेंथ निकालना है।
तो स्ट्रेन क्या होता है यार, हम सब जानते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये दिया 0.08 एंड चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय दिस इज 2, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 या 0.16, 0.16 मीटर आ गया। अब आप लोग जानते हो चेंज इन लेंथ क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ आपको निकालनी थी, इनिशियल लेंथ आपको पता ही कितना है, 2 है, दिस इज 0.16, तो फाइनल लेंथ आ जाएगा आपका 2 प्लस 0.16 दैट इज 2.16 मीटर, दैट्स इट। ठीक है, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरम है हुक्स लॉ। बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा, समझो क्या है ना, कैलकुलेशन में ध्यान दो सब लोग, और जिस तरीके का लेवल है ना, नहीं निकलेगा पेपर, गारंटी। पहले ना अपने बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स यानी कि बेसिक पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए बहुत सिंपल सी चीजें, कोई बड़ा चीज नहीं करना, आप टेबल याद रखो 20 तक, सिर्फ 20 तक का टेबल आपके लिए ना रामबाण साबित होगा। सिर्फ इतनी मेहनत कर लो, आराम से कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। याद रखो एग्जाम में ना कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां पे आंसर आ रहा होता है पर निकाल नहीं पाते, अब वो बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। जितना स्ट्रांग कैलकुलेशन, जिस बंदे का कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है ना, और माइंड में कैलकुलेशन जिसको आता है, और पेपर आराम से क्रैक करता है। आते हुए भी चीजें अगर छोड़ोगे तो फिर बड़ा बुरा लगता है। चलिए हुक्स लॉ की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पूरी इंजीनियरिंग की बात करें, अगर पूरी इंजीनियरिंग की मैं बात करूं, सॉम की स्पेशली, सॉम पूरा 2 थ्योरम पे बेस्ड है बेटा, सिर्फ 2 थ्योरम। पहला है हुक्स लॉ, दूसरा है सुपरपोजिशन थ्योरम। जहां कहीं प्रॉब्लम आई, समझ नहीं आया, यही दोनों थ्योरम लगाना। मैं तीसरे थ्योरम का नाम भी नहीं लूंगा, आपको सिर्फ 2 ही पढ़ाऊंगा, और इन 2 से पूरी की पूरी सॉम कंप्लीट होती है। इवन आपके जितनी भी डिफॉर्मेबल बॉडी है उनके बारे में हुक्स का स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। क्या है वो स्टेटमेंट? क्या है वो स्टेटमेंट? नहीं याद है? चलो ध्यान दो। हुक्स का कहना है कि भैया कोई लीनियर इलास्टिक बॉडी है, कोई लीनियर इलास्टिक बॉडी है, तो उसमें जितना स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, पहले स्ट्रेन आता है या स्ट्रेस आता है? स्ट्रेस। कितने लोग बोल रहे पहले स्ट्रेस आता है? हाउ मेनी देयर आर? पहले स्ट्रेस आएगा स्ट्रेन? हु विल कम फर्स्ट, स्ट्रेस और स्ट्रेन? स्ट्रेस वाले कितने हो? इसलिए जिंदगी में स्ट्रेस है। स्ट्रेन वाले कितने हो? एंड यू निटवेल पिंक स्ट्रेन, यस स्ट्रेन पहले आएगा, एकदम करेक्ट है। समझना, बॉडी पहले डिफॉर्म्ड होगी बाबा, तभी तो उसको रोकने के लिए क्या डेवलप होगा? स्ट्रेस। इसीलिए जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं ना, तो इधर हमेशा स्ट्रेन लेते हैं, इधर स्ट्रेस, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दूसरे का चेंज देखा जाता है। ग्राफ का नेचर समझना, कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस में जो चीज लिखते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में वाई का चेंजेस देखा जाता है। तो यहाँ पे जो चीज होती है वो बेसिक क्वांटिटी होती है, और इसलिए स्ट्रेन को बोला जाता है इज द बेसिक क्वांटिटी। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई में, बेसिक क्वांटिटी कौन है स्ट्रेस और स्ट्रेन में? तो स्ट्रेन इज द बेसिक क्वांटिटी, याद रखना, पूछा हुआ, लिख भी लो, आपको मिलेगा एग्जाम में। डन। पहले कौन डेवलप होता है? स्ट्रेन। क्लियर रहेगा ये? चलिए आगे बढ़े। हुक्स जी ने बोला कि देखो कोई भी बॉडी है, लीनियर है, इलास्टिक है, और उसमें आपने अगर स्ट्रेन डेवलप्ड होगी तो वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। समझते हो क्या होता है? मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार स्ट्रेस आप कांस्टेंट कर दो फिर भी स्ट्रेन बढ़ता रहता है। समझेंगे, वो क्रीप का कंसेप्ट है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस हुक्स लॉ फॉर लीनियर इलास्टिक बॉडी, ये टर्म्स इस बार एसएससी में यूज किया था इसलिए लिखवा रहा हूं। लीनियर इलास्टिक बॉडी, लीनियर इलास्टिक बॉडी, फॉर लीनियर इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
stress is directly proportional to strain. For linear elastic body, stress is directly proportional to strain. हो गया? चलिए, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा ना, इसको हटाएंगे, ठीक है? अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल ई. क्या बोलते हैं? कैपिटल ई. एंड दिस इज नॉन एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस इज नॉन एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. चलो, अब मैं जिससे पूछूंगा भैया वही आंसर करेगा. इसका यूनिट किसको पता है? अरे सामने आंसर लिखा हुआ है. बताओ इसका यूनिट. चश्मा उसमें लगा नहीं है, सब लगाओ चश्मा. तो स्ट्रेस, इसकी यूनिट क्या होगी? जो स्ट्रेस की होगी. मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने. चलिए आइए, इसका तो कोई यूनिट नहीं है, सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस और इसका सेम होगा, यानी कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. इसके बारे में ना पूरा डिटेल्स आप आगे पढ़ोगे, पूरा का पूरा हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हुक्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं. यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान से और सुनना. ये जो ई है, चाहे टेंशन लग रहा हो कहीं पे बेटा, चाहे कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम होता है, ठीक है? ई वैल्यू विल बी सेम इन टेंशन और कंप्रेशन. पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में एज इट इज. क्लियर है? चलिए अब आगे. थर्ड, ई की वैल्यू स्टील के लिए बेटा, ई की वैल्यू स्टील के लिए होती है 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल. याद रखना, क्योंकि स्टील हमारे हर जगह कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आपको याद रखनी पड़ेगी. हो गया यहां तक? क्लियर? चलिए अब इस हुक्स के फॉर्मूले को और थोड़ा देखते हैं. लेट्स सपोज ये कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई है. इसको क्या मैं फोर्स बाय एरिया लिख सकता हूं बेटा? लिख सकता हूं? पी था क्या यहाँ पे फोर्स? अरे कोई भी फोर्स लगा लो, फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं. क्यों? अरे फोर्स तो कुछ भी ले लो बेटा, यहाँ पे चाहे एफ लगा लो चाहे पी लगा लो, वो तो डेफिनेशन है. अच्छा तो पी चाह रहे हो, पी लगा दूं? चलो पी लगा देता हूं. अरे ऐसा कोई लेना देना नहीं है, चाहे पी लगाओ चाहे, ठीक है? ये हो गया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. क्लियर है? यहां से चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बन गया क्या? पीएल अपॉन एई बन गया. पीएल अपॉन एई. पहला तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. दूसरा और भी फॉर्मूले इससे बनेंगे, पर यही याद रखो आप अभी फिलहाल. बना लीजिए. दिस इज हुक्स का पहला एप्लीकेशन है. क्वेश्चन लिखिए, बनाइए. डिटरमाइन चेंज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी. Determine change in length of a body. Determine change in length of a body subjected to a force of 80 kilonewton. Subjected to a force of 80 kilonewton. And original length of the body is 2 meter. Original length of the body is 2 meter. And shape of a body is shape of a body is, and the shape of a body is square having side
having side 40 mm, having side 40 mm, and made of steel, having side 40 mm and made of steel, डन। बनाइए, फाइंड आउट द आंसर्स। क्या क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? सिंपल सा होता है यार, बनाओ। ये क्वेश्चंस आपको ना कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि खुद से ही बनाता हूं मैं, तो बस क्वेश्चंस निकालो, सोल्यूशन निकालो बस। आ गया आंसर? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है सिर्फ बस। आज जाके ना, घर जाके पहला चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल है ना, सारे बना लेना। क्या हो गया? जितने क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर के जाके बना लो, समझ आएगा कि क्या गड़बड़ कर रहे हो आप। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या था? वी नीड टू फाइंड द चेंज इन लेंथ। बॉडी जो है वो स्क्वायर शेप की है, यानी कि ये 40 होगा तो ये भी 40 और ये भी 40 और ये भी 40, तो एरिया क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर, यानी कि 1600 mm स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया बेटा? फिर बोला था फोर्स ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू अस, कितना दिया है बेटा? 80 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। 80,000 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब एरिया भी आपको पता चल गया है। नेक्स्ट बोला है कि ये जो बॉडी है किसकी बनी हुई है? स्टील की। और जब भी आपको ये मेंशन कर दे कि बॉडी स्टील की बनी हुई है, तो सिंपल सी बात है कि कुछ बताना चाह रहा है, यानी कि ई की बात कर रहा है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ पता चल चुका है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला गिवन है आपको, दैट इज व्हाट? एफ की जगह पे पी कर लो भाई, PL/A। लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर। mm में चेंज करेंगे तो 2000 mm हो गया। सारी चीजें मैंने mm और न्यूटन में चेंज कर ली है, ठीक है। बस अब आसानी से पुट ऑन करना है बस आपको आंसर, दैट इज 80,000, 2000। नाउ एरिया इज 1600 and 2 × 10⁵. Solve it and delta L will be their answer. कुछ नहीं था, बहुत आसान था, कर सकते थे, नहीं किया। चलिए डन। लेट्स कम टू द सम थ्योरी पॉइंट्स। हो गया? चलो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लिखो। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। Going solve this now, find the answer, final answer। फाइनल कितना आ रहा है सॉल्व करके बताओ सब लोग? 0.5 आ रहा है। जिस दिन ना मेरे बोर्ड में लिखने से पहले अगर आपके आंसर्स आ गए, उस दिन समझो कि सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज अगले 2-3 साल ऐसे प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। थोड़ा सा ना अंदर गट्स लाओ पढ़ने का, थोड़ा सा मेहनत करने का वो करो। ये नहीं कि बस गए घर जाके सो गए, चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग को मोटिवेट करने का भी मतलब नहीं, पढ़ाई करो, थोड़ा सा मेहनत करो यार, ये टाइम है रिजल्ट निकालने का, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं। अब स्ट्रेस क्या है, आप सबको पहले से आइडिया है कि भाई कोई भी इंटरनल चीज है जो डेवलप्ड हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस 2 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस आर द 2 टाइप्स। पहला होता है बेटा डायरेक्टली जो डेवलप्ड हो, डायरेक्ट स्ट्रेस, मतलब किसी बॉडी में आपने डायरेक्टली फोर्स लगाया और डायरेक्टली स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि पहला आपका टेंशन, आपने किसी बॉडी को टेंशन दिया, उसमें स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया, ठीक है। किसी बॉडी को आपने कंप्रेस किया तो कंप्रेशन स्ट्रेस डेवलप्ड हो गया। किसी बॉडी को आपने शियर दिया, फ्रिक्शन भूल जाओ, शियर कर रहे हैं ऐसे, तो शियर को कोई ना कोई तो अपोज करेगा ना, जो अपोज करेगा दैट इज शियर स्ट्रेस,
समझ आ गया यहां तक सबको? टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्टली डेवलप्ड होता है, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, ऐसे समझ जाओगे शायद। इनडायरेक्ट स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है बेटा? इनडायरेक्टली मतलब जो कि डायरेक्टली ना डेवलप्ड हो। जैसे कि मान लो अगर मैं टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी का लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होगा, लेंथ बढ़ेगा इसमें नरेंद्र जी। और कंप्रेशन में लेंथ घटेगा। आजकल आप लोगों में ना एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, अससेशन एंड रीजन देखा है? ऑफ द मटेरियल, सब थ्योरी थ्योरी लिखवा रहा हूं अभी मैं, न्यूमेरिकल कल करेंगे बाकी। प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल में पहला लिखिए बेटा डक्टिलिटी, डक्टाइल मटेरियल। चलिए डक्टाइल, दूसरा ब्रिटल, एक साथ ही समझाऊंगा, आसान होगा समझना। कौन समझाने वाला भैया मेरे को? कौन बताएगा डक्टाइल ब्रिटल के बारे में? और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपका रेनफोर्समेंट में हम लोग स्टील इसी वजह से यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। कौन समझाएगा? वायर में कन्वर्ट हो जाए, उसको अलग प्रॉपर्टी बोलते हैं, मैलिएबिलिटी में आएंगे अभी। हाँ जी, सुना है ना, बता दो फिर। इलास्टिक बॉडी इज द डक्टाइल बॉडी। क्या बात है, अरे आपके प्रोफेसर साहब गजब आंसर दे रहे हैं। हाँ, लचीला होता है, मैलिएबिलिटी, बिखरती नहीं है। दो आंसर गलत दो, मजा आता है मुझे सुनने में। बताओ बेटा। स्ट्रेच हो जाए, समझ रहा हूं। ब्रिटल बताना फिर किसको बोलना? जो स्ट्रेच ना हो, है ना, है ना आशीष? जो टूट जाए, फोर्स लगाते टूट जाए, ब्रिटल है। स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटल मटेरियल इज मोर एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। स्ट्रेंथ जो है ब्रिटल मटेरियल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल से ज्यादा ब्रिटल की होती है स्ट्रेंथ, पढ़ेंगे अभी वो भी। बताओ। बड़ा मुश्किल है, 3 साल 4 साल की डिग्री लेने के बाद अगर डक्टाइल ब्रिटल नहीं पता तो डिग्री को घर जाओ, है ना आशीष? फोन दे दो फिर, कंफर्म नहीं करो। चलिए ध्यान से सुनना। डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल है जो फेल होने से पहले वार्निंग देगा। वार्निंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डिफॉर्मेशन के फॉर्म में, या झुकाव के फॉर्म में, या डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। ब्रिटल वो है जो आपको वार्निंग नहीं देगा, डायरेक्टली ब्रेक होगा। एग्जाम्पल के लिए स्टील का रॉड ले लो और एक ले लो, यही ले लो डायरेक्टली, या चौक ले लो, या वुड ले लो, लकड़ी ले लो। अब आप जब तोड़ने की बात करोगे, लेट सपोज आपने स्टील रॉड को तोड़ने की बात की, तो भैया वो पहले झुकेगा, फिर शायद ब्रेक होगा। चौक सीधे ब्रेक होगा, ठीक है? ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है डक्टाइल और ब्रिटल की। लिखिए, डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच गिव अस वार्निंग बिफोर ब्रेक्स। डक्टाइल मटेरियल आर दोज मटेरियल विच गिव अस वार्निंग बिफोर ब्रेक। डक्टाइल मटेरियल वह होता है जो हमें वार्निंग देता है फेल होने से पहले। इंग्लिश में, डक्टाइल मटेरियल आर दोज विच गिव अस वार्निंग बिफोर ब्रेक। डक्टाइल मटेरियल आर दोज विच गिव अस वार्निंग बिफोर ब्रेक, बिफोर फेलियर और ब्रेक, ठीक है? डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन shear. डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शियर। इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछिए, अंडरलाइन कर लेना, याद रख लेना। डक्टाइल मटेरियल आर वीक इन शियर, पढ़ेंगे इसको प्रॉपरली जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग एनालाइज करेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे। आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल है? स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एग्जाम्पल, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर आर द डक्टाइल मटेरियल। चलो
आप सब सिविल इंजीनियर से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्टील ही क्यों यूज किया, एल्युमिनियम कॉपर क्यों नहीं लगाया? कल तक का टाइम लो, बता देना। स्टील ही क्यों यूज किया, एल्युमिनियम कॉपर यूज क्यों नहीं किया? ये भी तो डक्टाइल है, ठीक है। कल तक का टाइम लो, बताना। चलिए, ब्रिटल मटेरियल। Brittle material are those material which do not give us warning before break. Brittle material are those material which do not give us warning. Which do not give us warning before fail. Brittle material वह material होता है जो कि फेल होने से पहले हमें वार्निंग नहीं देता है। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक। एग्जाम्पल में लकड़ी, प्लास्टिक, wood, plastic. Example, wood, plastic. Brittle material are those material which do not give us warning before fail. Before fail. Example, wood and plastic. चलिए, अब एक और ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। ये कार्बन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके मटेरियल के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिस मटेरियल में परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट ज्यादा, वह मटेरियल होता है ब्रिटल नेचर, और जिसमें कम वह नेचर, वो मटेरियल होगा डक्टाइल का। तो आपसे पूछा जाता है, इन अ डक्टाइल मटेरियल कार्बन कंटेंट इज, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इज लेस एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल। याद रहेगा भैया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट जो है ब्रिटल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डक्टाइल मटेरियल। बाकी कर्व में आगे इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मैलिएबिलिटी। लिखिए, it is a property of a material, it is a property of a material due to which it is a property of material due to which it is converted into a, it is a property of material due to which it is converted into a, due to which it is converted into a thin sheets. Property of material due to which it is converted into a thin sheets, ठीक है, जिसमें thin sheets में convert हो जाए, that is called malleability. Strain energy सुना है? अरे बोला करो, हाँ सुना है सर, नहीं याद है, बस बात करता हूं, बोल ही नहीं रहा कि सर सुना है? डरा नहीं करो, आंसर दिया करो। क्या है ना, जितने गलत आंसर दोगे उतना सीखोगे। कभी भी देखना, किसी इंटरेक्शन में अगर आप गलत होते हो ना, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। स्ट्रेन एनर्जी, रेजिलियंस, टफनेस सुना है, हार्डनेस। चलिए हार्डनेस लिखिए। क्या कर रहे थे हम लोग? हार्डनेस लिखिए। इट इज अ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस, इट इज अ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस। ये रेजिस्टेंस होता है स्क्रैचेस को। किसी बॉडी में आप स्क्रैच करने जा रहे हो, वो स्क्रैचेस नहीं होगा, वही आपका हार्डनेस कहलाता है। इट इज अ रेजिस्टेंस टू स्क्रैचेस, इट्स कॉल्ड हार्डनेस। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना 3 लाइन का, लेफ्ट द स्पेस ऑफ 3 लाइंस। उसमें बताऊंगा कुछ और लिखना है, इसके बाद आएंगे जब हम ग्राफ पढ़ रहे होंगे वापस से, ठीक है। चलिए हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेन एनर्जी। क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, हो गया। किसी बॉडी को ना जब हम स्ट्रेन देते हैं ना, तो उसमें काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। जब किसी बॉडी को आप स्ट्रेन करोगे तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है। जो एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होगी उसको बोलेंगे स्ट्रेन एनर्जी। वो चार्जर के लिए बोलना था एक बार वहां से, इसका लैपटॉप का। क्या समझ आया कि किसी बॉडी को स्ट्रेन करने में जो एनर्जी स्टोर होगी उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन
एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी, एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेन, energy stored in a body due to a strain is called strain energy. Due to straining of a body, due to straining of a body, energy stored हो गया in a body due to straining. डन, चलिए. हाँ सर, हाँ सर, हेलो, हाँ हाँ, नहीं, वो उसी बैच में होगा. मैं बात करके आज सब अभी समझा दूंगा. आप मेरे को 1 बजे भेजो तो मेरे पास. अच्छा, डन. क्या रिपीट करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू स्ट्रेनिंग ऑफ अ बॉडी. बॉडी को स्ट्रेन करने में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसी को बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है.